हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। वो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो एड्रेनर्जिक सिस्टम में आते हैं और उनकी फार्माकोलॉजी क्या है। तो चलो डिस्कस करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सिलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट? इनमें से कौन सा ड्रग है जो नॉन सिलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट है, मतलब बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है। ऑप्शन 1 डोब्यूटामाइन, ऑप्शन 2 आइसोप्रोटेनॉल, ऑप्शन सी अल्ब्यूटेरॉल, ऑप्शन डी फिनाइलेफ्रिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है द आइसोप्रोटेनॉल। ये जो ड्रग है ये बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों रिसेप्टर से बाइंड करता है। बीटा 1 रिसेप्टर हमारे हार्ट के अंदर है एंड बीटा 2 रिसेप्टर हमारे लंग्स के अंदर है। इन्हें याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, हमारे पास एक ही हार्ट है तो बीटा 1 रिसेप्टर लोकेटेड इनसाइड योर हार्ट, और हमारे पास दो लंग्स है दैट मींस बीटा 2 रिसेप्टर लोकेटेड इनसाइड योर लंग्स। इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। तो सिंपली आइसोप्रोटेनॉल नाम का जो ड्रग है वो बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों रिसेप्टर से बाइंड करता है। दूसरा क्वेश्चन, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इज प्राइमरीली कॉजेस। अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से मुख्य रूप से क्या करता है? अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एग्जैक्टली आपके बॉडी के अंदर क्या करता है? ऑप्शन 1 ब्रोंकोडाइलेशन, ऑप्शन 2 वैसोडाइलेशन, ऑप्शन सी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ऑप्शन डी डिक्रीज्ड इन द हार्ट रेट। उससे पहले आपको यह पता होना जरूरी है अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर एग्जैक्टली कहां पे प्रेजेंट है। बेसिकली अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर हमारे न्यूरॉन्स में एंड ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। अल्फा 1 रिसेप्टर से आपकी ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। सो ऑप्शन होना चाहिए सी। सो जब भी अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, और इस पर्टिकुलर ड्रग की मदद से आप हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 अगोनिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय रूप से कार्य करने वाला अल्फा 2 अगोनिस्ट है? इनमें से कौन सा ड्रग है जो हमारे ब्रेन के अंदर जाके अल्फा 2 अगोनिस्टिक एक्टिविटी देगा? तो ब्रेन के अंदर जाने वाला ड्रग ढूंढना है क्लोनिडिन, फेंटोलामाइन, डोब्यूटामाइन, प्रोप्रेनोलॉल। वो कौन सा ड्रग है जो हमारे ब्रेन के अंदर जाके अल्फा 2 अगोनिस्टिक एक्टिविटी देगा? और ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्लासिफिकेशन से पूछा है। द सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 अगोनिस्ट, उसमें एक एग्जांपल है क्लोनिडिन। क्लोनिडिन को हम जनरली सिंपैथेटिक आउटफ्लो को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ये एक ऐसा ड्रग है जो ब्रेन से आने वाले एड्रेनर्जिक सिग्नल्स को डिक्रीज करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन ए। तो सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 अगोनिस्ट की लिस्ट याद कर लेना, उसमें एक इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोनिडिन। विच ड्रग इज यूज्ड फॉर एनाफिलैक्टिक शॉक? एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए कौन सी दवा उपयोगी है? फर्स्ट नॉरएपिनेफ्रिन, सेकंड एपिनेफ्रिन, डोपामिन और आइसोप्रोटेनॉल। याद रखना एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी का टाइप है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 का एक एग्जांपल है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जिक रिएक्शन जिसके 4 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 4 जो है वो टी सेल्स के कारण क्रिएट होती है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट है एंटीबॉडीज। अब सवाल क्या है, इनमें से एनाफिलैक्टिक शॉक को ठीक करना है, मतलब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को ठीक करना है, आप कौन सी दवाई यूज करेंगे? इसका डायरेक्ट आंसर है एपिनेफ्रिन। इसका दूसरा नाम है एड्रेनालिन। ये पॉइंट भी याद रखना, एड्रेनालिन को हम जनरली एनाफिलैक्टिक शॉक में यूज करते हैं। सो इट एक्टिवेट्स अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर जिससे कि काउंटरैक्ट शॉक, मतलब एनाफिलैक्टिक शॉक को काउंटरैक्ट करना पॉसिबल हो जाता है। जनरली होता क्या है, एनाफिलैक्टिक शॉक में आपकी ब्लड वेसल डायलेटेड है तो वहां पे ज्यादा डब्ल्यूबीसीज आते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। अगर हम ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कम से कम डब्ल्यूबीसीज उस एरिया में एंटर करेंगे और जो एलर्जी क्रिएट हो रही थी उसे हम डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा 2 अगोनिस्ट आर प्राइमरली यूज्ड फॉर? बीटा 2 अगोनिस्ट का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट हाइपरटेंशन, सेकंड अस्थमा, थर्ड ब्रैडीकार्डिया, लास्ट
माइट्रियासिस। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे पास एक हार्ट है और हमारे पास 2 लंग्स है। दैट मीन्स बीटा 2 की लोकेशन हमारी लंग्स होनी चाहिए, और लंग्स से एसोसिएटेड बीमारी कौन सी है? इट इज अस्थमा। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। बीटा 2 अगोनिस्ट में जनरली साल्ब्यूटामॉल, साल्मेटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल, टर्ब्यूटेलिन ये सारी दवाइयां आती है। और इसके लिए फार्मेसी इंडिया आपके लिए लेकर आया है द क्लासिफिकेशन ट्रिक, जो आप फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जनरली बीटा 2 अगोनिस्ट आपके ब्रोंकियल्स को रिलैक्स कर देती है, which causes bronchodilation. Next question. A dopamine at low doses acts primarily on. Dopamine कम क्वांटिटी में आपके बॉडी में कहां पे एक्ट करता है? फर्स्ट बीटा 1 रिसेप्टर, डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर। डोपामाइन की मेन एक्शन डोपामाइन रिसेप्टर से ही होती है। एड्रेनालिन की मेन एक्शन अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से ही होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए था ऑप्शन बी। सो याद रखना, डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर से कनेक्ट करता है, और ये आपके ऑर्गन में ब्लड परफ्यूजन और रीनल परफ्यूजन, किडनी के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज करने का काम करेगा। मतलब किडनी को ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई करने का काम डोपामिन करता है। अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर इज, अगर आप बीटा ब्लॉकर को कंज्यूम करते हैं तो उसका सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? साइड इफेक्ट क्या है? पहला, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की लेवल कम होगी। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ेगा। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम की लेवल बढ़ेगी। या ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट घटेगा। याद रखना, जब भी आप बीटा ब्लॉकर को कंज्यूम करेंगे आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? हमारे हार्ट के ऊपर जनरली बीटा 1 रिसेप्टर है, इसके साथ एड्रेनालिन कनेक्ट करता है, जिससे आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है। अब आपने एक ऐसा ड्रग कंज्यूम किया है जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, तो एड्रेनालिन यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, एंड अगर एड्रेनालिन यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा अल्टीमेटली आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा। और जब हार्ट रेट कम हो जाता है उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। सो बीटा ब्लॉकर्स को जब भी कंज्यूम करेंगे आपका हार्ट रेट धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो बीटा 1 ब्लॉकेड कॉजेस ब्रैडीकार्डिया, ये पॉइंट याद रखना, बीटा 1 ब्लॉकेड कॉजेस ब्रैडीकार्डिया। विच ड्रग इज सिलेक्टिव बीटा 1 अगोनिस्ट? कौन सी दवा एक सिलेक्टिव बीटा 1 अगोनिस्ट है? इनमें से कौन सी मेडिसिन सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड करती है? ऑप्शन 1 अल्ब्यूटेरॉल, ऑप्शन 2 डोब्यूटामाइन, ऑप्शन सी क्लोनिडिन, ऑप्शन डी फिंटोलामाइन। तो बीटा 1 अगोनिस्ट, बीटा 2 अगोनिस्ट, इनकी अलग से लिस्ट आपको याद करनी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है तो डोब्यूटामाइन। एक्चुअल में डोब्यूटामाइन डोपामाइन जैसा लगता तो है, लेकिन इसकी एक्टिविटी बीटा 1 रिसेप्टर से कनेक्टेड है। यह आपके हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर से ऐसे कनेक्ट करता है जैसे कि एड्रेनालिन कनेक्ट करेगा, और इससे आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए था ऑप्शन बी। सो जनरली इस मेडिकामेंट को हम हार्ट फेलियर में यूज करते हैं जब आपके हार्ट रेट एबनॉर्मल है, आपका हार्ट रेट एबनॉर्मल है, हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, ऑर्गन को ब्लड इफिशिएंट मात्रा में सप्लाई नहीं कर रहा है, उस कंडीशन को कहते हैं हार्ट फेलियर। फिंटोलामाइन इज क्लासिफाइड एज ए, फिंटोलामाइन को किस कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है? बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, बीटा अगोनिस्ट, अल्फा अगोनिस्ट। फिंटोलामाइन को किस क्लास में रखा गया है? क्या ये बीटा ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर है, बीटा अगोनिस्ट है या अल्फा अगोनिस्ट है? याद रखना, फिंटोलामाइन एक अल्फा अगोनिस्ट है, एक अल्फा अगोनिस्ट है जिसे हम फीवोक्रोमोसाइटोमा जैसी कंडीशन में यूज करते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें आपकी एड्रेनल ग्लैंड, इसके अंदर कुछ ट्यूमर बनती है और ये ट्यूमर एक्सेसिव मात्रा में नॉर एड्रेनलिन को सिक्रीट करती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फीवोक्रोमोसाइटोमा, जिससे आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए फिंटोलामाइन ये ड्रग यूज होता है विच इज ए अल्फा ब्लॉकर। और इससे एक और प्रॉब्लम होती है, इट कॉजेस इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर।
which leads to hypertension. Which adrenergic receptor is responsible for lipolysis? कौन सा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लिपोलिसिस के लिए उत्तरदायी है? वो कौन सा पर्टिकुलर रिसेप्टर है जिससे लिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा, फैट्स का ब्रेकडाउन होगा? ऑप्शन 1 अल्फा 1 रिसेप्टर, ऑप्शन 2 अल्फा 2 रिसेप्टर, ऑप्शन सी बीटा 1 रिसेप्टर, ऑप्शन डी बीटा 3 रिसेप्टर। एकदम से इजी ट्रिक है। हमारे पास एक हार्ट है, हमारे पास 2 लंग्स है एंड हमारे पास बहुत सारी फैट सेल्स है। तो याद रखना बीटा 3 रिसेप्टर लोकेटेड ऑन योर फैट सेल्स। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सो जनरली बीटा 3 रिसेप्टर आपके बॉडी में फैट्स के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए था ऑप्शन डी। तो अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली द बीटीएससी, तो आपके लिए फार्मेसी इंडिया लेकर आया है द बिहार फार्मासिस्ट ऑब्जेक्टिव बुक। इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जैसे कि 50 मॉडल पेपर्स है, 10 ऑनलाइन मॉडल पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें दिए हुए हैं बेस्ड अपॉन द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ बीटीएससी फार्मासिस्ट। तो ये कुछ इस बुक के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन्हें आपको एक बार चेक करना है, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। Which drug is preferred in the cardiogenic shock? किसी इंसान को अगर कार्डियोजेनिक शॉक आता है, मतलब आपके हार्ट के मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है, ऐसे कंडीशन में कौन सी दवाई दी जाती है? नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, डोब्यूटामाइन, क्लोनिडिन। अगर आपको कार्डियोजेनिक शॉक लगा है तो ऐसे कंडीशन में डोब्यूटामाइन को प्रेफर करते हैं, जिससे कि आपकी ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी और आपके हार्ट मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगा। और इसका एक इम्पैक्ट भी होता है, इट इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। इससे आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ता है। विच ड्रग इज यूज्ड फॉर एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म? कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है, लोगों को अस्थमा का अटैक आता है स्मॉल स्केल का, सांस लेने में दिक्कत होती है। अब ऐसे कंडीशन में कौन सी दवाई प्रेफर करेंगे? पहली साल्ब्यूटामॉल, दूसरी प्रोप्रेनोलॉल, तीसरी फिनाइलेफ्रिन, चौथी क्लोनिडिन। जनरली ब्रोंकोस्पाज्म के लिए, वो भी एक्यूट लेवल के ब्रोंकोस्पाज्म के लिए साल्ब्यूटामॉल यूज करता है, जो हमारे लंग्स के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर से कनेक्ट करता है। याद रखना रिसेप्टर्स आर दी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मतलब आपके लंग्स के अंदर जो बीटा 2 प्रोटीन्स है उनसे साल्ब्यूटामॉल कनेक्ट करेगा, विच इज ए अगोनिस्ट कॉजिंग ब्रोंकोडाइलेशन। डायलेशन का मतलब क्या होता है, आपके ब्रोंकियल्स का डायमीटर पहले नैरो था, अब वो वाइड हो जाएगा, जिससे एयर आराम से आपके लंग्स के अंदर आ सकती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक है, चलो। विच एड्रेनर्जिक ड्रग इज यूज्ड इन नेजल कंजेशन? कभी कभी क्या होता है, हमारा नाक एकदम से बंद हो जाता है, ताकि क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम कहते हैं नेजल डीकंजेशन, नेजल कंजेशन, जहां पे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। अब ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी दवाई यूज करेंगे? फिनाइलेफ्रिन, डोब्यूटामाइन, एटेनिलॉल, एपेड्रिन। सोचिए, नाक पूरी तरीके से बंद हो चुका है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्या यूज करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में हम प्रेफर करते हैं फिनाइलेफ्रिन, जो हमारे नेजल पैसेज को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है बाय कॉजिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। कैसे? देखो, ये आपका नेजल पैसेज है, ठीक है। अब नेजल पैसेज में म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, तो ये पूरा पैसेज आपका ब्लॉक हो गया है। अब ये म्यूकस आया कहां से? यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वहां से। ये ब्लड वेसल्स अगर डायलेटेड है, ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम इन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, तो म्यूकस कम से कम मात्रा में सिक्रेट होगा, जिससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है एंड आपके नेजल कैविटी में जो कंजेशन हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। सो अल्फा 1 अगोनिस्ट जैसे कि फिनाइलेफ्रिन हम यूज करते हैं, ताकि नेजल पैसेज में ब्लड वेसल्स नैरो हो जाए एंड कम से कम म्यूकस को सिक्रीट करे, जिससे कि आपको एक नेजल डीकंजेस्टेंट इफेक्ट मिलता है। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन ए। विच ड्रग इज यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन द सेप्टिक शॉक? कभी कभी क्या होता है,
इंजरी के कारण, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के कारण हमारे बॉडी में सेप्सिस क्रिएट होता है और उसके कारण सेप्टिक शॉक क्रिएट होगा। अब सेप्टिक शॉक में कौन सी दवाई यूज करेंगे? प्रोप्रेनोलॉल, नॉरेफिनेफ्रिन, साल्ब्यूटामॉल, क्लोनिडिन। सेप्टिक शॉक में हम यूज करता है नॉरएड्रेनालिन। क्या यूज करेंगे? नॉरएड्रेनालिन। सो अल्फा 1 मीडिएटेड वैसोकंस्ट्रिक्शन ये इसका मेन मोड ऑफ एक्शन है, जिसके थ्रू आप सेप्टिक शॉक जैसी कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। सेप्सिस जनरली होता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन से, जहां पे आपकी ब्लड वेसल्स कुछ ज्यादा ही डायलेट हो जाती है। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन की मदद से आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया जा सकता है। विच बीटा ब्लॉकर इज कार्डियो सिलेक्टिव? इनमें से कौन सी मेडिकामेंट सिर्फ आपके हार्ट के साथ इंटरेक्ट करती है? प्रोप्रेनोलॉल, एटेनोलॉल, फिनटोलामाइन, लेबेटिलॉल। याद रखना, प्रोप्रेनोलॉल बीटा ब्लॉकर है बट नॉन सिलेक्टिव है, लेबेटिलॉल नॉन सिलेक्टिव है, अल्फा बीटा है। बचता है ऑप्शन बी वर्सेस सी। इसमें से एटेनोलॉल जो है वो कार्डियो सिलेक्टिव है, जो उसकी सिर्फ आपके हार्ट मसल्स के साथ इंटरेक्ट करता है ऑन बीटा 1 रिसेप्टर। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स की लिस्ट अलग से याद कर लेना, इसकी ट्रिक आपको जल्दी ही प्रोवाइड की जाएगी। विच ड्रग इज यूज्ड फॉर फीवोक्रोमोसाइटोमा बिफोर द सर्जरी? मान लेते हैं आपके एड्रेनल ग्लैंड के अंदर एक ट्यूमर बन चुकी है जो ज्यादा मात्रा में एड्रेनलिन को प्रोड्यूस कर रही है। ओके, अब आपको सर्जरी करके इस ट्यूमर को निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा ड्रग सर्जरी से पहले कंज्यूम करना चाहिए ताकि आप हाइपरटेंसिव क्राइसिस को कंट्रोल कर सके? क्या होता है, इस ट्यूमर को कंट्रोल करते वक्त नॉरएड्रेनालिन ज्यादा सीक्रेट हुआ तो ब्लड प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ेगा, आप और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। अब आपकी बीमारी को अगर कंट्रोल करना है तो क्या यूज करना चाहिए? एपेड्रिन, फिनालेफ्रिन, फेंटोलामाइन, डोब्यूटामाइन। द बेस्ट ड्रग फॉर फीवोक्रोमोसाइटोमा इज द फेंटोलामाइन। इसे एज इट इज याद कर लेना, फीवोक्रोमोसाइटोमा फॉर फेंटोलामाइन। दोनों का नाम भी सेम इनिशियल से ही शुरू हो रहा है, PHPHE, PHE, फेंटोलामाइन फॉर फीवोक्रोमोसाइटोमा। तो ये एक अल्फा ब्लॉकर है जो जनरली हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करता है जब आपको फीवोक्रोमोसाइटोमा हुआ है। बीटा ब्लॉकर शुड बी अवॉइडेड इन कौन सी डिसीज कंडीशन में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने चाहिए? हाइपरटेंशन, अस्थमा, हार्ट फेलियर, एंजाइना। देखो, पहले से ही आपके लंग्स को हवा मिल नहीं रही है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। ऐसे कंडीशन में आपने नॉन सिलेक्टिव ड्रग अगर ले लिया तो आपके ब्रोंकियल्स पहले से ही कॉन्स्ट्रिक्टेड है और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सांस लेना बंद हो जाएगा। दैट्स व्हाई बीटा ब्लॉकर को अस्थमा की कंडीशन में हम ज्यादातर यूज नहीं करते। बट कौन से वाले? नॉन सिलेक्टिव, एग्जाम्पल प्रोप्रेनोलॉल। सो सिलेक्टिव को यूज किया जाता है, नॉन सिलेक्टिव को हम कभी नहीं यूज करते क्योंकि ये हमारे ब्रोंकियल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। Which adrenergic agonist is used in ophthalmology for pupil dilation? इनमें से कौन सा ड्रग है जो आपके आंखों की पुतली को, ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, इसे डायलेट करने के लिए यूज करता है ताकि डॉक्टर आपके आंखों में ठीक से देख सके कि क्या प्रॉब्लम है। नेत्र विज्ञान में पुतली फैलाने के लिए कौन सी एड्रेनर्जिक दवाई दी जाती है? फर्स्ट टाइमोलॉल, सेकंड फिनालेफ्रिन, थर्ड प्रोप्रेनोलॉल, लास्ट क्लोनिडिन। याद रखना, इस कंडीशन में फिनाइलेफ्रिन को यूज करता है जो हमारी आंखों की पुतली को छोटी से बड़ा कर देगा, जिससे आप आराम से आंखों में देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये जो हमारे आंखों का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या इश्यू है, उसे देखने के लिए ये माइड्रियासिस प्रोसेस जो है, प्यूपिल को डायलेट करने की जो प्रोसेस है, उसे किया जाता है और यहाँ पे फिनालेफ्रिन को यूज करेंगे। सो अल्फा 1 अगोनिस्ट कॉजेस माइड्रियासिस, जिससे कि आपकी आंखों की पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। विच ड्रग इज यूज्ड इन अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर? आजकल लोग ना एक पर्टिकुलर बात के ऊपर टिक नहीं पाते, एक थॉट प्रोसेस के ऊपर टिक नहीं पाते। कंसंट्रेशन लेवल इतना घट चुका है कि आसानी से बोर हो जाता है। आज हम रील्स को भी स्क्रॉल करते हैं, 30-30 सेकंड के वीडियो हमें हर समय में चाहिए,
हम ज्यादा लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो उसे कहते हैं अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सी दवाई यूज करेंगे? ऐसी प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं मिथाइल फेनिडेट। मिथाइल फेनिडेट इज द ट्रीटमेंट फॉर अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये आपके ब्रेन की ओवर एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है बाय इंक्रीजिंग डोपामाइन एंड नॉरएड्रेनालिन लेवल। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, रिलीफ देता है, अलॉन्ग विथ नॉरएड्रेनालिन। तो इन दोनों केमिकल को जनरली बढ़ाया जाता है ब्रेन के अंदर, ताकि आपका अटेंशन एक चीज के ऊपर ज्यादा समय के लिए बना रहे। Which adrenergic agonist is used in the preterm labor to delay the contractions? समय से पहले प्रसव रोकने के लिए कौन सी एड्रेनर्जिक दवा दी जाती है? मतलब 9 महीने कंप्लीट हुए नहीं है, लेकिन उससे पहले कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है, अब उसको सप्रेस करना है, क्या दवाई यूज करेंगे? फर्स्ट एफिनेफ्रिन, सेकंड रेटोड्रिन, थर्ड क्लोनिडिन, फोर्थ फिनाइलेफ्रिन। ऐसे कंडीशन में हम प्रेफर करते हैं द रेटोड्रिन। इन्हें हम टोकोलाइटिक ड्रग भी कहते हैं, जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, जिससे कि समय से पहले डिलीवरी जो है बेबी की वो हो नहीं सकती। सो बीटा 2 अगोनिस्ट जैसे कि रेटोड्रिन, टॉल्टेरोडिन, इन ड्रग्स को यूज करते हैं जो यूट्रस को रिलैक्स करने का काम करेंगे। व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ अल्फा 1 अगोनिस्ट? अल्फा 1 अगोनिस्ट को यूज करने का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ब्रैडिकार्डिया, सेडेशन। जनरली अल्फा 1 अगोनिस्ट को जब आप यूज करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। इट कॉजेस इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल जो है वो डायलेशन से, मतलब नॉर्मल जो है वो आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड जब यह ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ना, उसके अंदर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपको वहां पे ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा महसूस होगा, जिसे हम हाई बीपी कहते हैं और जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। विच बीटा ब्लॉकर हैज बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर प्रॉपर्टी? कौन सी बीटा ब्लॉकर अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करता है? इनमें से कौन सी दवाई है जो अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर कैटेगरी में आती है? मेटाप्रोलोल, लेबेटोलॉल, एटेनोलॉल, इस्मोलॉल। याद रखना, लेबेटोलॉल एंड कार्बिडोलॉल ये दो ऐसी दवाइयां हैं जो अल्फा एंड बीटा दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखते हैं। जनरली इसे हम इमरजेंसी हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज करते हैं, जहां पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो हद से ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे कंडीशन में जनरली ये दवाई यूज होती है। विच एड्रेनर्जिक ड्रग मे कॉज रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया? कौन सी दवाई कंज्यूम करने के बाद आपका हार्ट रेट एक्चुअल में डिक्रीज होता है? फर्स्ट फिनाइलेफ्रिन, सेकंड आइसोप्रोटेनॉल, थर्ड एपेड्रिन, फोर्थ अल्ब्यूटेरॉल। तो इसका जवाब है फिनाइलेफ्रिन। जब आप फिनाइलेफ्रिन को कंज्यूम करेंगे, आपका हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अल्फा 1 वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन लीड्स टू बैरोरिसेप्टर रिस्पॉन्स। बैरोरिसेप्टर बेसिकली आपके बॉडी के ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। अब सोचिए ना, अल्फा 1 के कारण वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, मतलब बैरोरिसेप्टर को पता चलता है आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम कर देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सो ये जो ड्रग मेंशन किया है फिनाइलेफ्रिन, इसके कारण आपको रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया होता है, मतलब एक एक्शन के अगेंस्ट में दूसरी एक्शन शुरू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया। अ सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ बीटा 2 अगोनिस्ट इज, बीटा 2 अगोनिस्ट को यूज करने का गंभीर दुष्प्रभाव क्या है? फर्स्ट ब्रैडिकार्डिया, सेकंड हाइपोकैलेमिया, थर्ड हाइपरटेंशन, लास्ट सिडेशन। जब भी आप बीटा 2 अगोनिस्ट को यूज करेंगे, आपके बॉडी में पोटेशियम की लेवल डिक्रीज होगी। इट कॉजेस हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मतलब आपके बॉडी में पोटेशियम की क्वांटिटी डिक्रीज हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू इंट्रासेलुलर पोटेशियम शिफ्ट। जब आप इन ड्रग्स को कंज्यूम करेंगे, आपकी बॉडी पोटेशियम को सेल से बाहर भेजेगी और उसका होता है एक्सक्रीशन, जिसके कारण आपके बॉडी में हाइपोकैलेमिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
विच ड्रग इज यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी ड्यू टू फीवोक्रोमोसाइटोमा। अगर आपके एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर बनी है, एड्रेनलिन को ज्यादा सीक्रेट कर रही है, जिस प्रॉब्लम को कहते हैं फीवोक्रोमोसाइटोमा, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, अब ऐसे कंडीशन में कौन सी दवाई प्रेफर करेंगे? फिनाइलेफ्रिन, फेंटोलामाइन, एफिनेफ्रिन, मेटाप्रोटेरेनॉल। याद रखना, फीवोक्रोमोसाइटोमा मतलब फेंटोल अमाइन। इस क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं, फिर एक बार डिस्कस करेंगे। फीवोक्रोमोसाइटोमा का सॉल्यूशन है फेंटोल अमाइन। बेसिकली फेंटोल अमाइन एक नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करता है। बीटा ब्लॉकर शुड नॉट बी स्टॉप्ड सडनली ड्यू टू रिस्क ऑफ। बीटा ब्लॉकर्स को कंज्यूम करना अचानक से बंद करने का खतरा क्या है? हाइपोटेंशन, रिबाउंड हाइपरटेंशन, ब्रैडीकार्डिया, डिप्रेशन। ब्लड प्रेशर गिरेगा, फिर से हाइपरटेंशन होगा, या फिर ब्रैडीकार्डिया होता है, या फिर डिप्रेशन होगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। आपको फिर से हाइपरटेंशन हो सकता है कि अगर आपने एकदम से इस ड्रग का कंजम्पशन कम किया तो। धीरे धीरे कम करना है, एकदम से कम करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अ सिलेक्टिव बीटा 1 एंटागोनिस्ट, इनमें से कौन सी दवाई सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी? प्रोप्रेनोलॉल, एटेनोलॉल, लेबेटिलॉल, फेंटोलामाइन। इसका आंसर है द एटेनोलॉल। एटेनोलॉल जो है वो सिलेक्टिवली बीटा 1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करने का काम करती है। बीटा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की लिस्ट अलग से याद कर लेना, इसकी ट्रिक आपको जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलो, द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ अल्फा 2 अगोनिस्ट इज। अल्फा 2 अगोनिस्ट का प्राथमिक प्रभाव क्या होता है हमारे बॉडी में? ऑप्शन 1 ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ऑप्शन 2 हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ऑप्शन सी सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज करेगा, ऑप्शन डी ब्रोंकोडाइलेशन। इसका जवाब है डिक्रीज्ड इन द सिंपैथेटिक आउटफ्लो। जब भी अल्फा 2 अगोनिस्ट एक्ट करता है हमारे बॉडी में, ब्रेन से आने वाले जो भी सिंपैथेटिक सिग्नल जितने भी है वो सारे डिक्रीज करने का काम अल्फा 2 अगोनिस्ट करता है। सो इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है तो आप ऐसे मेडिकामेंट्स कंज्यूम करता है जो बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे, या फिर ब्रेन से आने वाले सिंपैथेटिक सिग्नल्स को रोकेंगे। विच ड्रग कैन कॉज पोस्चरल हाइपोटेंशन? बॉडी के ओवरऑल पोस्चर के साथ ब्लड प्रेशर को बदला जा सकता है और उससे आपका ब्लड प्रेशर गिर भी सकता है। दैट कंडीशन इज पोस्चरल हाइपोटेंशन। अब ऐसी प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे? फर्स्ट एफिनेफ्रिन, सेकंड फेंटोलामाइन, थर्ड क्लोनिडिन, लास्ट डोब्यूटामाइन। जनरली फेंटोलामाइन को यूज करता है ऐसी कंडीशन में। अगर आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन है, आप एक जगह पे बैठे हैं, एकदम से उठ गए और आपको चक्कर आ गए, ब्लड प्रेशर गिर गए, ऐसे कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए फेंटोलामाइन को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ड्रग है अल्फा ब्लॉकर है जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। एंड इसी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर? जो ड्रग्स बीटा रिसेप्टर को नॉन सिलेक्टिवली ब्लॉक करता है, मतलब बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर को नॉन सिलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है? दे कॉजेस हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोरकैलेमिया, टैकीकार्डिया या हाइपरटेंशन। जनरली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर आपके बॉडी में ग्लूकोज की लेवल को कम करवाता है बाय इनहिबिटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके बॉडी में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस ही बंद है तो ग्लूकोज कैसे बनेगा? अल्टीमेटली ग्लूकोज की लेवल जो है आपके बॉडी में डिक्रीज हो जाएगी। तो ये थे एड्रेनर्जिक सिस्टम के कुछ 30 क्वेश्चंस जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए प्ले स्टोर से आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप pharmacyindia.co.in इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और फार्मेसी इंडिया से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की जो लिंक दी गई है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।